नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में समस्थानिक यानी आइसोटोप्स को पढ़ा था। उससे पहले हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के कई टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जिसमें अम्ल, क्षार, लवण जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है संभारक यानी आइसोबार्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे संभारक क्या है। तो ऐसे परमाणु जिनका भार तो समान होता है लेकिन उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, संभारक कहलाते हैं। ये जो हमारा समस्थानिक हमने पढ़ा था उससे बिल्कुल विपरीत होता है। समस्थानिक में क्या था, परमाणु क्रमांक तो समान थे लेकिन उनमें जो उनके परमाणु भार थे वो अलग अलग थे। लेकिन संभारक में जैसा कि नाम से ही दर्शा रहा है कि समान भार, तो परमाणु भार तो समान होंगे लेकिन उनके जो परमाणु क्रमांक हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे हमारा आर्गन का हमारा एटम नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18। पोटेशियम उसका परमाणु क्रमांक होता है 19। कैल्शियम इसका एटम नंबर कितना होता है, 20। यानी कि तीनों के अलग अलग हैं लेकिन इनका जो भार होता है, जैसे आर्गन का भार भी 40 है, पोटेशियम का भी 40 है, कैल्शियम का भी 40 ही होता है। यानी इनके भार तो समान है लेकिन इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। तो ये तीनों तत्व क्या है, ये संभारक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक, जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, प्रत्येक के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। जैसे आर्गन, अब हम इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 18 है। यानी सिंपल सी बात है, 18 प्रोटॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो 18 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका परमाणु क्रमांक भी 18 ही होगा। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 22। और परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी 18 और 22 40। तो इसका आर्गन का परमाणु भार हो गया 40। अब हम आते हैं पोटेशियम पर। अब इसमें 19 प्रोटॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन है, तो 19 से इसका परमाणु क्रमांक भी होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 21 है। कितनी है, 21। यानी इस ऑर्गन से एक कम, तो 21 और 19 कितने हो गए, 40। यानी परमाणु भार 40 हो गया। उसी तरीके से कैल्शियम में इसका प्रोटॉन 20 है और इलेक्ट्रॉन भी 20 है, यानी परमाणु क्रमांक भी 20 है। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन भी 20 है, यानी कि पोटेशियम से एक कम, यानी 20। तो यानी 20 20 40, इसका भी परमाणु भार 40 हो गया। तो ये तीनों क्या है, ये संभारक तत्व कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। इनमें परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, परंतु प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग एक समान रहता है। देखो, सब में प्रोटॉन अलग अलग हैं, इसमें 18 हैं, इसमें 19 हैं, इसमें 20 हैं, होंगे भी, क्योंकि अलग अलग परमाणु हैं तो अलग अलग परमाणु क्रमांक भी इनके होंगे। तो परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे तो प्रोटॉनों की संख्या भी अलग होगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या को ही हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, और उसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इन दोनों को जो योग होता है वो एक समान होता है। तो ऐसे तत्व हमारे क्या कहलाते हैं, संभारक, आइसोबार्स। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके हम कुछ उदाहरण भी जान लेते हैं। जैसे आर्गन है और कैल्शियम, ये अलग अलग परमाणु हैं, जैसा हम अभी बता चुके हैं, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक 18 और 20 हैं, यानी इनके परमाणु भार समान पाए जाते हैं। अब प्रत्येक परमाणु का भार कितना है, 40। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के संभारक परमाणु कहलाते हैं। अब समझते हैं इनके संभारकों के उपयोग कहाँ पे होते हैं। संभारक तो हमने पढ़ लिया, इनके उपयोग भी जान लेते हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले इनका प्रयोग कहाँ होता है, नाभिकीय रिएक्टर में, यानी परमाणु रिएक्टर में।
याद रखना, संभारक का पहला प्रयोग कहाँ पे होता है? नाभिक रिएक्टर यानी परमाणु रिएक्टर में संभारकों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? मंदक के रूप में, जैसे D2O आपने पढ़ा होगा, भारी जल D2O, ये मंदक का कार्य करता है, ये संभारक तत्व है। ये जो परमाणु यानी नाभिकीय रिएक्टर में जो क्रिया होती है उसको, इसका काम क्या होता है? उसको मतलब एक समान चलाना, ज़्यादा हीट ना करे, इसलिए ये मंदक के रूप में कार्य करता है संभारक D2O। और ये इसका जो टेम्परेचर होता है, इसकी ये जो प्रक्रिया होती है नाभिकीय रिएक्टर में, उसको ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट इसका उपयोग कहाँ है? कुछ गंभीर बीमारी यानी जैसे कैंसर है, उसमें कोबाल्ट तत्व होता है, उसके संभारकों का उपयोग होता है। याद रखना, कैंसर जैसी जो बीमारी है उसमें जो एक कोबाल्ट तत्व होता है, उसके संभारक का प्रयोग कैंसर में होता है। कैसे होता है? जैसे इस फिगर पे आइए, जैसे ये मान लो कैंसर का एक ट्यूमर है, मान लो किसी के अंदर ये कैंसर है किसी की बॉडी में। अब ये कोबाल्ट 60 यानी ये एक संभारक है कोबाल्ट 60। इससे क्या होता है? इसमें से गामा किरणें निकलती हैं, ये देखिए, ये तत्व है, इससे गामा किरणें निकलती हैं, ये देखिए, ये गामा किरणें जो निकलती हैं कोबाल्ट से, ये जिसके अंदर कैंसर का ट्यूमर होता है उस पे पड़ती हैं जाके। और इनका काम क्या होता है? जो कैंसर के टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं हमारे अंदर, जिसमें कैंसर होता है उसके जो ऊतक होते हैं, ये गामा किरणें उसको जाके ख़त्म कर देती हैं। कैंसर के टिश्यूज को, जो खराब टिश्यूज होते हैं जो बीमारी वाले, उनको ये गामा किरणें, जो कोबाल्ट 60 संभारक है, इससे निकल के उस टिश्यूज को जो कैंसर के होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। और ये जो हेल्थी टिश्यूज होते हैं उनको ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन बस जो कैंसर के टिश्यूज होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं और कैंसर की बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये कैंसर में भी उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा है घेंगा जैसी बीमारी का उपचार करने के लिए जो आयोडीन तत्व है उसके संभारक का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा देख रहे हो, ये घेंगा जो रोग होता है, इसमें आयोडीन, हम कहते हैं ना कि घेंगा के रोग के लिए आयोडीन नमक खाना चाहिए, इसीलिए जो आयोडीन तत्व होता है उसका जो संभारक होते हैं उनका प्रयोग घेंगा की बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान जैसे विषयों में भी संभारक तत्व का प्रयोग किया जाता है, और जो मौसम के नक्शे बनाए जाते हैं उसमें भी संभारक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो कैसी लगती है और हम आगे किस टॉपिक पर जल्दी से वीडियो बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।